अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और प्रोग्राम का नाम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मगर प्रोग्राम का नाम सेम है, होस्ट चेंज हो चुका है थोड़े अरसे के लिए, यानी कि सिर्फ चंद आवर्स के लिए, चंद आवर्स भी नहीं कहेंगे, चंद लम्हों के लिए, यानी कि एक आवर्स से कम के टाइम के अंदर मैं आपका होस्ट हूँ। और प्रोग्राम का नाम है डॉक टॉक। और आज ये सीट मैंने इसलिए मुझे मिली कि मुझे एक शरफ़ मिलने जा रहा है कि मैं एक बहुत ही मल्टीटास्किंग, वेरी टैलेंटेड और स्टूडेंट्स की मोस्ट फेवरेट टीचर, और अब मैं उनको टीचर नहीं कह सकता, शी द प्रोग्राम मैनेजर हमारे माबेन मौजूद है, मैम उरूसा एजाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहैसियत टीचर तो हमारे साथ रहती हैं प्रोग्राम्स में, और आपने अपने डॉक टॉक का आगाज़ भी इस तरह किया था, और आज से आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एजाज़ भी मौसूल होने जा रहा है कि आज आपके साथ मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी बातें करेंगे। सो सबसे पहले बहुत मुबारकबाद एंड वेलकम ऑन द पॉड। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं ऑडियंस के लिए कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जो भी इस एपिसोड को देखेगा वो इससे रिलेट करेगा, बहुत एंजॉय करेगा इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टर के तौर पे मौजूद है, हम उसको सेग्रीगेट करके अपने स्टूडेंट्स को दें। और हमारी बिल्कुल कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एनरोल्ड होने का सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई डाउट है कि हमें शायद इससे बेहतर फील्ड भी मिल सके, और या उनको ये लगता हो कि इससे कंपैरेटिवली और भी फील्ड्स मौजूद हैं, तो उनको आज की इस एपिसोड में 100% हम कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन दें कि कंपैरेटिवली दूसरी फील्ड्स के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है और क्यों स्टूडेंट्स को इसमें आना चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने MBBS या अगेन डॉक्टरी की किसी भी फील्ड को ऑप्ट करने की कोशिश की थी ज़िंदगी में और वो नहीं हो पाए, तो उनके लिए इस वक्त अकॉर्डिंग टू अस एक बहुत ही वाइटल ऑप्शन है। जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, उस पर ज़रूर बात होगी। तो मैम, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की लाइफ को संवारने की, तो आपकी स्कूलिंग और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप स्कूल में कैसी स्टूडेंट थी? अच्छा, मैं अपने घर की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मैं वैसे ही लाडली थी, और स्कूल लाइफ में मैं अपनी टीचर्स की भी बहुत लाडली स्टूडेंट रही हूँ। मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि अपनी टीचर का दुपट्टा पकड़ के पूरे स्कूल में घूमती थी और मुझे कोई रोक नहीं सकता था। ऑल्दो मेरी कोई रिश्तेदारी वहाँ पे नहीं थी, बट मुझे टीचर्स बहुत पसंद करते थे। मैंने खाना सीखा अपने टीचर से सीखा है। वो मुझे लंच ब्रेक में जो है वो रोटी खिलाती थी। हमेशा से हर क्लास में मुझे पोजीशन लेनी है, फर्स्ट आना है। जब सेरेमनी होती थी तो मेरी मदर पहले से, नाम अनाउंस होने से पहले जो है वो खड़े होकर क्लैप कर रही होती थी मेरे लिए, बिकॉज शी ऑलरेडी न्यू कि फर्स्ट जरूर सही आएगी। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम आए, मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस को ऑप्ट किया, और इन 2010 मैंने मैट्रिक किया है, और बायोलॉजी में मेरे 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। जब ये मार्क्स आ गए तो फिर तो आप समझें कंफर्म हो गया था कि अब मुझे MBBS ही करना है और डॉक्टर बनना है, क्योंकि 99 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम इज़ अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। सो फिर इंटर हुआ, MCAT का टेस्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट के ऊपर अपनी पोजीशन नहीं बना पाई। सेल्फ फाइनेंस पे मेरा एडमिशन हो रहा था, जिसे मैंने ऑप्ट नहीं किया। और वो मोमेंट था जब मेरा कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिल्कुल दुनिया जैसे ख़त्म हो जाती है ना, वो हुआ। क्योंकि बचपन से ये ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है, नाम से पहले डॉक्टर उरूसा जो है वो होना चाहिए। मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इन द फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब एक ऐसी स्टूडेंट जो हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट रही है, वो अपनी जब बैचलर्स लाइफ स्टार्ट करती है तो वो क्लास में सबसे पीछे बैठ रही है, चुप है, किसी सवाल का ना फिर जवाब देना है, ना ही कोई सवाल टीचर से पूछना है। मेरा कॉन्फिडेंस स्कूल लाइफ तक इतना हाई था कि मेरे टीचर्स कंफ्यूज हो जाते थे। वो कहते थे कि जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तो उरूसा का फोकस, जो आई साइट वाला फोकस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कहीं डेविएट नहीं होता। बट इन द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड थी। बट फिर मेरे एक टीचर इंग्लिश के जो क्लासेस ले रहे थे, उन्होंने एक क्लास में हमें एक सिनेरियो दिया और कहा कि आप इस पर अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करें। अच्छा, साइंस के अलावा मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में और फिलॉसफी में भी रहा है, और मैं खुद भी पोइट्री वगैरह करती हूँ। तो मैंने अपना ओपिनियन उस सिनेरियो के ऊपर शेयर किया। वो क्लास 100 स्टूडेंट्स की थी, ऑडिटोरियम में हो रही थी, और सर ने मेरे लिए क्लैप किया और कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पर ये ओपिनियन भी आ सकता है, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा, उस वक्त पहली दफ़ा मैंने क्लास में बोला था तो सर ने मेरी आवाज़ सुनी थी। सो ही सेड कि आपकी आवाज़ में एक्सप्रेशन है जो कि बहुत से लोगों पे नहीं होता, एंड यू स्पीक लाइक अ न्यूज़कास्टर।
और आपको तो इस लाइन में आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे नहीं करना, मुझे ज़ाहिर है साइंस की ही स्टूडेंट के तौर पे आगे अपने कैरियर को प्रोसीड करना है। 2 साल मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी। मेरे माइनर सब्जेक्ट थे माइक्रोबायोलॉजी एंड zoology। मेरी माइक्रो में एक टीचर थी डॉक्टर सना एजाज। शी सजेस्टेड मी टू कन्वर्ट माई सब्जेक्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी टू माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स उसमें आ रहे थे। सो फिर मैंने MSc प्रीवियस में एडमिशन लिया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गई। और जैसे कि स्कूल लाइफ में मैं हर टीचर की फेवरेट थी, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। एक लंबी लिस्ट है टीचर्स के नाम की, बट उनमें से कुछ नाम जो मैं ले लूँ, डॉक्टर शकील, डॉक्टर अकील, डॉक्टर मुनीरा, डॉक्टर तलत एंड डॉक्टर तस्नीम आदम अली, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर सना एजाज। सो ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे 3rd ईयर में और मेरे फाइनल ईयर में पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त भी 2nd पोजीशन हासिल की। जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 मार्क्स मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकी। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप थीसिस करें या प्रोजेक्ट कर लें। सो आई ऑप्टेड द थीसिस, जिसमें आप रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। मेरे पास सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑप्शन थे उस वक्त, क्योंकि सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर सुहेल के पास थीसिस करूँगी। डॉक्टर सुहेल की जो फील्ड थी वो एंजाइमोलॉजी से रिलेटेड है, एंजाइम्स के ऊपर सर काम करवाते थे। अच्छा, मुझे एंजाइम उस वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यही वजह थी कि मैंने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी कभी भी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था। बट मुझे सर बहुत पसंद थे और मुझे ट्रस्ट था कि अगर मैं इनके पास चली गई तो ये यकीनन मेरे काम को कंप्लीट करवा देंगे इन बहुत बेटर वे में। सो मेरा थीसिस स्टार्ट हुआ 2016 में। मैंने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही AKU में ऑफ़र आई थी मेरे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो वो मैंने ऑप्ट कर ली थी। और फिर वो ट्रेनिंग शुरू हो गई 1 जनवरी से। मैं सिलेक्ट हो गई थी उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो 1 साल वो ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की। ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने MPhil में एडमिशन ले लिया। अच्छा, MPhil में कराची यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में होती हैं, ठीक है। तो मैं AKU की 9 to 5 ट्रेनिंग के साथ तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। मैंने AKU में अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया कि मुझे तो MPhil करना है, मैं ट्रेनिंग जो अपनी क्विट कर रही हूँ। बट AKU ने कहा कि नहीं, आपको जो फेवर चाहिए वो हम देंगे, बट आप रिज़ाइन नहीं करें और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, क्योंकि 6 मंथ्स में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरा पोटेंशियल क्या है और मैं कितने बेस्ट पॉसिबल वे में उन्हें सर्व कर सकती हूँ। सो दे डोंट वांट टू लूज मी एट दैट टाइम। फिर अगस्त से लेके दिसंबर तक 2017 मेरे पास एक सिंगल डे भी ऑफ नहीं था, इवन संडे भी नहीं। मैं क्योंकि वीक डेज में ऑफ लेती थी क्लासेस की वजह से, और फिर वीकेंड पे इनफैक्ट इवनिंग में भी मैंने आगा खान में जो है वो काम किया है, और मेरी एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी। ईद हॉलीडेज़ भी नहीं थे, तो वो कंटिन्यू जो है वो काम हुआ। बट MPhil का फर्स्ट सेमेस्टर मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जब 2nd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने ट्रेनिंग कर ली 1 साल की, अब आप मुझे जाने दें, क्योंकि मुझे अपना रिसर्च वर्क भी साथ साथ कंटिन्यू करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई MPhil इन 2 years। तो फिर मैं यहाँ वापस कराची यूनिवर्सिटी आ गई। जैसे ही मैंने AKU की ट्रेनिंग कंप्लीट की, मुझे रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल गई अपनी ही लैब में। डॉक्टर सुहेल ने NRPU का प्रोजेक्ट विन किया था। सो वो जॉब मेरी कंप्लीट, एक जॉब ख़त्म होने से पहले ही दूसरा ऑप्शन मेरे पास था। और फिर MPhil के रिसर्च वर्क शुरू किया। 2019 में मुझे MPhil की डिग्री अवार्ड हुई। और जो लोग भी कराची यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है वो ये समझ सकते हैं कि MPhil या PhD में कितना टाइम लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा MPhil जो है वो विद इन 2 years कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर 2020 में मैंने PhD में एडमिशन लिया, एंड 2023 में मुझे PhD डिग्री अवार्ड हुई 20 नवंबर। और इस पूरे दौरान MPhil और PhD और MSc थीसिस को मिला के इस वक्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 43 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। मेरे बुक चैप्टर्स हैं जो कि अल्ज़ीवर स्प्रिंजर में पब्लिश हैं, और इस वक्त मैं फिर अब ज़ैबिफ में काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया, तो खुलासतन आपने मुझे अपनी एक स्टोरी बताई। जब आप छोटी बच्ची थी, आप पहलू पकड़कर अपनी टीचर का चलती थी, और आपका एक ख्वाब था जब आप यंगस्टर एज में आई, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के वो खूबसूरत शाम में नवंबर 2023 तो आप अपने ख्वाब के साथ तकमील हासिल कर चुकी, और आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगाया, और उसके साथ 43 पब्लिकेशन इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स के साथ
काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अब भी कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहली चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि कहते हैं बुनियादें बड़ा काम करती हैं। प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि आपने बड़ी दिलचस्प कहानी पर बताई कि पहलू माँ का नहीं पकड़ा, टीचर का पकड़ा। खाना माँ ने नहीं खिलाया, टीचर ने खिलाया। माँ को ये बड़ा प्राउड होता था कि नाम आने से पहले तालियां बज जाती थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त के जो टीचर थे उनके बारे में हमें आप थोड़ा सा बताएं और उनका क्या क्या किरदार रहा, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के टीचर्स का तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लिया, मगर मेरे हिसाब से जो मेन बुनियादें होती है ना, क्योंकि जिस तरह डेविएट होने की जैसे आपने बात की कि आप इतनी फोकस होती थी कि टीचर्स को ये आइडिया था कि बहुत मुश्किल है कि ये डेविएट हो सके या डाइवर्ट हो सके, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी तो वो जो बुनियादें बनाई गई थी वो बड़ी मेहनत के साथ होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से टीचर थे, अगर खुदा न खासा उनमें से कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में है तो हम उनके लिए मुग़फ़िरत, वरना जो हाज़िर हैं तो हम उनको ज़रूर याद करना चाहेंगे प्लीज़। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी टीचर से स्कूल लाइफ में बहुत क्लोज़ रही हूँ। सो मेरी टीचर थी मिस फातिमा। वो लंच ब्रेक में मेरे साथ बैठती थी मुझे खाना खिलाने के लिए। अच्छा, मैंने प्रेप, अब तो ये शुरू हो गया ना, प्रेप 1, प्रेप 2 और बहुत सारे और आपको क्लासेस पास करनी होती हैं तब आप आगे 1 क्लास में पहुँचते हैं। मेरे टाइम पे KG 1 और KG 2 2 क्लासेस थी, उसके बाद हम 1 ग्रेड में आ जाते हैं। सो मिस फातिमा ने मुझे इनिशियली पढ़ाया सालों में। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर सर शौकत, मैंडेटरी था मेरे लिए कि मैं हर रोज़ स्कूल एंड होने के बाद उनके ऑफिस में जाऊंगी और वो मुझसे पूछेंगे कि आज आपने क्या पढ़ा है, उनसे बात करूंगी और फिर मैं घर जा सकती थी। मुझे स्कूल लेने के लिए मेरी ग्रैंड मदर आती थी, दादी मेरी, तो मेरे लिए लाजमी था कि मुझे उनसे मिलना है। मुझे नहीं पता, ये शायद इनबिल्ट अल्लाह ताला ने ये खूबी मेरे अंदर रख दी थी कि मैं अपने टीचर्स की बहुत फेवरेट रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर 9th क्लास में मैं अगर बात करूँ अपने टीचर्स की तो सर आफ्ताब, मिस फौजिया, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, मिस नुसरत, और मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी स्कूल लाइफ को। अच्छा, 9th क्लास में जब मैंने 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं और ओवरऑल मेरी परसेंटेज थी 92%, आपका ऑटोमेटिकली बोर्ड पे आ गया होगा। तो हुआ यही कि एरिया में बैनर्स वगैरह लगे, सब कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हाँ, सबने बहुत सेलिब्रेट की मेरी अचीवमेंट। और आपने जो कहा ना कि मैंने अपनी अम्मी का नहीं अपने टीचर्स का पल्लू जो है वो पकड़ा, तो ऐसा है, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट भी मेरे साथ हमेशा से रही है। मेरे पेरेंट्स ने अभी तक वो मेरे साथ हैं। मैं जब भी आती हूँ तो अपने फादर के साथ आती हूँ। मेरा जो लंच है वो मेरी अम्मी मुझे बना के देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऑब्वियसली पेरेंट्स की ही तको-दो होती है जिसकी बुनियादों पर बच्चा मतलब दुनिया में फ़रोग पाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत दे, हमेशा आपके साथ उनका साया हो, और ऑब्वियसली पेरेंट्स की केयर ही होती है जो नज़र आ रही होती है। अच्छा, सब चीज़ें वक्तन फ़वक्तन चल रही होती है, सारा कुछ मामला आप ज़िंदगी के साथ गुजार रहे हैं। आज कल आप उस डेस्कों पे बैठते थे जहाँ आप तालीम हासिल करते थे, और कहीं ना कहीं जैसे सर सहल की आपने बात की कि आपके लिए रोल मॉडल भी थे, आप उनसे इंस्पायर थी। आज आप लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। बहैसियत टीचर के क्या क्या चीज़ें आप महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं अपने दोस्त, ज़रूर आप उनके बारे में बताएं, स्कूल के फ्रेंड्स को मिस करती होंगी, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को ऑब्वियसली मिस करती होंगी, और कंपैरेटिवली ये कि जो आज के बच्चों को फैसिलिटीज़ है आपके पास नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा आप हमें थोड़ा सा अपनी रोशनी डालें इस पे कि क्या था और क्या है। जैसे आपने कहा ना फैसिलिटीज़ की बात की, तो ग्रेजुएशन तक भी मेरे पास इंटरनेट का इस तरह फ्री एक्सेस नहीं था जिस तरह स्टूडेंट्स आज जो है वो यूट्यूब पे लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बुक्स पढ़ती थी, लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाती थी और उन्हीं से अपनी तैयारी करती थी। एक एडवाइस जो मैं स्टूडेंट्स को दूंगी कि जब लेक्चर टीचर दे के जाता है तो उसके बाद आप उस लेक्चर को घर जाने के बाद 10 मिनट्स फिर पढ़ लें। आई एम नॉट सेइंग कि आपने 1 घंटा पढ़ना है, आप सिर्फ अगर 10 मिनट्स उसको दे देंगे, आप यकीन करें एग्जाम के डेज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि जो एक दिन पहले वाले बच्चे होते हैं ना कि हम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और टीचर्स, क्योंकि जब आप टीचर्स के साथ टाइम गुजारते हैं ना, इनफैक्ट किसी के साथ भी अगर आप वक्त गुजारें तो उनकी क्वालिटीज़ आप अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टीचर से सीखी हैं, मेरी पर्सनैलिटी में भी और मेरे टीचिंग स्टाइल में भी। मैं एक कोर्स पढ़ाती हूँ ज़ैबिस में, उसका नाम है इम्यूनोलॉजी।
सो इम्यूनोलॉजी का कोर्स मैंने डॉक्टर मुनीरा से पढ़ा था, 3rd ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी, और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हम उन्हें क्वीन ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो उनसे वो कोर्स मैंने पढ़ा। इसी तरह मैं मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स के कोर्सेज ज़ैबिस में पढ़ा रही हूँ। डॉक्टर शकील, डॉक्टर सुहेल, इन्होंने वो कोर्सेज मुझे पढ़ाए हैं। और इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज मैंने अपने टीचर से पढ़े, उनके स्टाइल को ऑप्ट किया। मेरी एक बहुत सीनियर टीचर थी डॉक्टर तस्नीम आदम अली, जो कि डीन साइंस भी रही हैं कराची यूनिवर्सिटी में, रिटायर हो चुकी हैं। उन्होंने एक बात मुझसे कही, इनफैक्ट सबसे क्लास में कही, कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे अगले साल, आपके अपनी ये डिग्री अपने गले में लेके घूमेंगे? नहीं। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपने एमएससी किया हुआ है? वो पता चलेगा जब आप बात करेंगे, किसी से मिलेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे अंदाज़ा हो कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं, ठीक है? क्योंकि आप डिग्री हर किसी को नहीं दिखा सकती कि मेरी ये जीपीए है, मेरे पास ये मेडल है, ये मेरी मार्कशीट है, या ये अवार्ड है। आपके बात करने से पता चलता है। वेरी ट्रू। और उनके कोर्स में जब मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए तो कॉरिडोर में मैं खड़ी हुई थी और वो आई और उन्होंने मुझे शोल्डर पे टैप किया। वो मोमेंट अभी भी मुझे याद आता है और शिवरिंग होती है कि वो बहुत बड़ी बात थी, काफ़ी सीनियर टीचर थी और मैं अभी भी याद करके उसको खुश होती हूँ। इसी तरह से डॉक्टर शकील, कभी अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रेसफुल है माशाल्लाह। और वो जब बात करते हैं तो बस दिल चाहता है आप सुनते रहें। इतना उनका अंदाज जो है वो इतना अच्छा, इतना प्यारा है। और डॉक्टर सुहेल के बारे में तो मैं शायद अपनी पूरी लाइफ भी अगर बात करते रहूँ ना तो वो बातें खत्म नहीं होंगी। मैं उनके बारे में मुझे अभी कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और बिल्कुल कहते हैं ना, जो टीचर की शफकत होती है ना और जो उनका खुलूस होता है वो उनकी बातों से तो नज़र आ ही जाता है। और जब वो जिस खुलूस और दिल की तस्कीन से बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे उनके प्राउड बन जाते हैं तो हम अब वो सब चीज़ें देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अगेन जब चीज़ें आपके पास ख्वाब कंप्लीट हो और फिर बंदा आगे बढ़े तो आज आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम मैनेजर भी है बायोटेक्नोलॉजी की, तो कैसा महसूस हो रहा है? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे खुलासतन थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। ओके, सो आपने प्रोग्राम मैनेजर की बात की। मैंने ज़ैबिफ ज्वाइन किए थे 2021 15 Feb एज अ लेक्चरर। सही। और देन इन द लास्ट ईयर अप्रैल आई गॉट प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर। सही। और अब मैं प्रोग्राम मैनेजर, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल गई है। सो मैं बायो साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी दोनों स्टूडेंट्स को ही पढ़ाती हूँ, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को। बट अब क्योंकि मैं पीएम बन गई हूँ बायोटेक्नोलॉजी की तो मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में आपको बताऊँगी। देखिए, बायो जो है वो आपकी लाइफ में एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है, यानी आप सांस ले रहे हैं इस वक्त तो उसके पीछे बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है? हर रोज हमारे बाल गिरते हैं, उसकी जगह फिर नए बाल बन जाते हैं, तो वो सेल रेप्लिकेट हो रहे हैं, ठीक है? एक सेल है, उससे मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं और फिर एक ऑर्गन बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? कि एक सेल कैसे डिवाइड होगा, उसके बाद कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, जो कैंसरस सेल हैं वो क्यों बनते हैं और हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। सही। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की विच इज़ इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस 1 या डायबिटिक मेलाइटिस 2, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है उनकी बॉडी और उन्हें फिर आउटसोर्स इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में या फिर कैप्सूल्स की फॉर्म में लेनी पड़ती है। तो वो इंसुलिन कैसे बनती है, आपको इस बात का अगर आइडिया ना हो तो मैं आपसे शेयर करूँ। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इस्क्रीशिया कोलाई उसका नाम है। तो साइंटिस्ट ने किया क्या कि ह्यूमन के पैनक्रियास में से, पैनक्रियास वो ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो उस ऑर्गन से वो जीन निकाली, ठीक है? जीन बेसिकली हमारे डीएनए का प्रोडक्ट है ना, और उस जीन को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ई कोलाई एक बहुत छोटा सा सेल है जिसको आप अपनी आँख से देख भी नहीं सकते विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। अब वो ई कोलाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, हम अगर बच्चे हैं तो हमें अडल्ट होने में जब 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, लेकिन एक ई कोलाई को मल्टीप्लाई होने में जस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। तो आप इमेजिन करें विद इन 24 आवर्स वो एक सेल जो ई कोलाई का है वो कितने अमाउंट में मल्टीप्लाई हो गया होगा। और हर सेल के अंदर इंसुलिन की जीन है जो रेप्लिकेट हो रही है, इंसुलिन प्रोटीन बन रही है, ठीक है? सो विद इन 24 आवर्स हमें एक लार्ज अमाउंट में इंसुलिन मिल सकती है और फिर उस इंसुलिन को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वो मार्केट में अवेलेबल होती है। इसी तरह से कोविड-19 कुछ टाइम पहले जाहिर है ये बहुत बड़ा आउटब्रेक था वर्ल्ड वाइड।
इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन्स बनी, तो वैक्सीन्स किसने बनाई है? रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी को लेके, अपने कैरियर को लेके परेशान हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि देखें, इस फील्ड की एप्लीकेशन हर जगह है। जैसे मैंने अभी आपको मेडिकल एप्लीकेशन इसकी बताई, इसी तरह से फूड इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन है। हम जो घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं और उसमें ईस्ट डालते हैं, तो वो ईस्ट क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहा है। फर्मेंटेशन इज अ साइंस। या जो जूसेस बन रहे हैं, आपने घर पे जूस निकाला, टर्बिड होता है, ठीक है, इसके अंदर पल्प मौजूद होता है, बिल्कुल ऐसे ही। वही जूस आप किसी कंपनी का ले लें तो वो क्लियर आपको ग्लास में नजर आ रहा है, नेक्टर फॉर्म में आ जाता है जी। तो वो नेक्टर फॉर्म में कैसे आया? ड्यू टू एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। वो एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अगेन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन एंजाइम्स को आप अप्लाई कर रहे हो फ्रूट जूस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट जो वॉशिंग पाउडर्स हैं, उन वॉशिंग पाउडर्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? ये एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, मेडिसिन बन रही हैं, आपके पास डायग्नोस्टिक लैब में इसका स्कोप है, ठीक है। क्योंकि जितने भी टेस्ट, एक MBBS डॉक्टर जो है वो तब तक आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता जब तक आपके पास कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट की रिपोर्ट ना हो, ठीक है। अब वो टेस्ट MBBS डॉक्टर तो परफॉर्म नहीं करेगा ना, वो कौन परफॉर्म करेगा? आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट ग्रेजुएट। वो रिपोर्ट बना के देगा कि पेशेंट को ये मसला है और इसके अगेंस्ट ये दवा काम करेगी, ये भी वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो MBBS डॉक्टर उस रिपोर्ट को रीड करता है, पेशेंट के सिम्टम्स देखता है और अकॉर्डिंग टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। सो एक MBBS डॉक्टर की जो बैकबोन है वो आपका लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है। वो अगर नहीं है तो आपके पास मेडिसिन, ये मेडिकल फील्ड जो है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह एक्सरेस हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये सारे काम टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। रिसर्च में जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। WHO के बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें उन्हें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, लाइफ साइंसेस का जिनको पता है, ठीक है, सही। फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो मैंने फिर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताया ना कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, आप यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ज़ेबिस के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के ग्रेजुएट्स हैं, दे आर इन जर्मनी, दे आर इन ऑस्ट्रिया, दे आर इन UK, USA एंड कनाडा एज वेल, ठीक है। तो वो एडमिशन उनको अगर मिला है वहाँ MS में, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़ेबिस से अपनी ग्रेजुएशन की थी। तो इस डिग्री की, ज़ेबिस की इतनी वैल्यू है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो रही है। इसी तरह से MS के बाद आप फिर PhD कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ से। तो वो जब आप PhD कर लेंगे तो वो ख्वाब जो MBBS बनने का आपका था ना कि डॉक्टर बनना है, वो इस तरह से पूरा हो जाएगा। और एक PhD डॉक्टर MBBS को पढ़ा सकता है, बट एक MBBS डॉक्टर PhD को नहीं पढ़ा सकता। वेरी ट्रू। So this is how the biotechnologists can progress in their field. अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि हमारे यहाँ एक कंपटीशन होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते ज़रूर हैं। एक बच्चे को जब एडमिशन दिलाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, स्ट्रेटली पेरेंट्स की तरफ मेरा इशारा नहीं है, और सोसाइटी में चीज़ अक्कर होती है, अच्छा कमा कितना लेगा, अच्छा ये डिग्री करवा तो रहे हैं, इस पर 5 से 8 लाख रुपए लगा तो रहे हैं, उसके बाद अच्छा इस तरह की सैलरी होगी इसकी, अच्छा 5 डिजिट 6 डिजिट्स पे इसकी सैलरी जाएगी। हमेशा ये मिथ रहती है। जैसे आजकल आप देखते हैं टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कंप्यूटर्स के अंदर लोग AI वगैरह को ऑप्ट कर रहे हैं, एंड देन अगेन उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और हेल्थ दो ऐसी पैरेलल फील्ड्स हैं जिनके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस होते हैं, और उनका असल मकसद ये होता है कि बच्चा मेहनत भी करे, पढ़े भी, तो उसके बाद बग्स कितने अरेंज कर सकता है। तो मैंने ये देखा है कि जैसे आपका भी ख्वाब था MBBS, मगर जब मैंने इसको पर्सनली कंपैरेटिव किया बायोटेक्नोलॉजी से, तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया कि अगर आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की अर्निंग बहुत अच्छी हो, तो भी आप एक दफ़ा बायोटेक्नोलॉजी को देखें। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि जैसे मैम आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई अगर सबसे महंगी तरीन इंसुलिन इस वक्त पाई जाती है, और वो पेशेंट को अगर टाइम पे न दी जाए तो कहीं ना कहीं कि जिंदगी और मौत का मामला फेलियर हो सकते हैं ना अगेन। और उसके बाद अगर हम दूसरी बहुत सी चीज़ों पे जाएं, सर्जिकल या बहुत सारी और भी मैटर्स, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तो मेन रोल, इवन मैं आजकल दोस्तों को बहुत सारे मेरे साथ लोग मिलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई डॉक्टर बनाने की ख्वाब तो आपने रखा है, डॉक्टर की फीस है 750 रुपये, आप एक टेस्ट लिख के दें किसी भी लैब का, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वो लैब का टेस्ट
इवन सीबीसी भी आप किसी अच्छी जगह से करवाएं ना तो 1500 रुपए से कम की नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके डॉक्टर की फीस से ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ करता है। इवन मलेरिया का पेशेंट ले लें, डेंगू बहुत तेजी से फैलता है तो उसका पेशेंट ले लें, डॉक्टर भी लिख के देते तावीज के, जाओ भाई उस लैब वाले के पास जाओ एंड देन अगेन टेस्ट करवा के। यानी कि आपकी टोटल चीजें डिपेंड करती हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप एक दफा अगर इस तरह भी सोच रहे हैं तो इस नजरिए को देखें कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑलरेडी कितना कमा रहा है। एग्जैक्टली ये तो मेरा ओवरव्यू था, बट यू आर द फील्ड एक्सपर्ट। मैं जानना चाहूंगा बीइंग अ प्रोग्राम मैनेजर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और जो आपने अर्निंग की बात की ना, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर तो आपके माइंड में रहता है हमेशा से। जब पेरेंट्स अब बच्चे की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो वो यही चाहते हैं कि इन रिटर्न वो बच्चा कामयाब हो, और कामयाबी आप मोनेटाइजेशन की सूरत में ही ज़ाहिर कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने टीचर्स को इसका क्रेडिट दूंगी कि मैंने उनसे एक बात सीखी कि आप हमेशा 5 इयर्स की प्लानिंग करें कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपने कहाँ पहुँचना है, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। जब आपके माइंड में वो टारगेट होगा और वो ख्वाब आप देखेंगे तो फिर उसको पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे और अल्टीमेटली वो आपको मिल भी जाएगा। वेरी ट्रू। तो जब स्टूडेंट पास आउट हो रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन, उसको पता होना चाहिए कि मुझे किन इंडस्ट्रीज में या किन सेक्टर्स में अप्लाई करना है या जॉब करनी है, ठीक है। इनिशियली ऑब्वियसली जब आप इंटर होते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मैनेजर लेवल की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। आप पहले सीखेंगे वहाँ पे, एज एन इंटर्न जाएंगे, उसके बाद आप क्वालिटी ऑफिसर बनेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे और फिर जाके आप इंशाल्लाह एक दिन मैनेजर की पोस्ट पे भी जाएंगे। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि डायरेक्टली हमें जंप करना है, तो देखें आप कहीं पे जब छलांग लगा रहे होते हैं ना तो चांसेस क्या होते हैं, गिर जाएंगे। अगर आप स्टेयर्स पे कदम बा कदम चलें तो आपके गिरने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई ना, तो फेलियर के चांसेस आपके बहुत कम हो गए और सक्सेस तक पहुंचने के चांसेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के ग्रेजुएट्स हैं, जैसे मैंने बताया, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और क्योंकि कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो इट्स मीन अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब जो MBBS डॉक्टर है वो इंडस्ट्री में तो नहीं जा सकता, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो नहीं जा सकता। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ही और शी कैन ओनली वर्क इन द हॉस्पिटल, जबकि बायोटेक्नोलॉजिस्ट दुनिया में कहीं पे भी जा सकता है। इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह आप अगर क्रॉप्स पे आए तो वो सब्जियां जो आपको गर्मी के सीजन में नहीं मिलती थी अब वो आपको मिल रही हैं। वो कैसे मिल रही है, उसके पीछे एक पूरी साइंस है ना। वो साइंस कहाँ से आई है, बायोटेक्नोलॉजी से आई है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, पाकिस्तान क्योंकि है ही एग्रीकल्चर कंट्री, वेरी ट्रू, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं तो आप सोचें आप इस फील्ड में कितना आगे जा सकते हैं। वेरी ट्रू। और जैसे अभी आपने एक बात कही उससे मुझे जहन में एक और ख्याल आया कि एक डॉक्टर जो है ना 5 साल पढ़ता है, 4 से 5 साल पढ़ता है, हाउस जॉब करता है, अगेन वो एक फिजिशियन ही होता है। फिर उसको स्पेशलाइज करने के लिए फिर 3 साल और चाहिए। फिर वो स्पेशलाइज करने के बाद फिर उसको अगर आइडिया हो कि नहीं यार ये फील्ड, अब फॉर एग्जाम्पल चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उसको फिर समझ में आता है कि यार मुझे जो है ना नाक कान और उसके हिसाब से फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा। लंबा चौड़ा सिस्टम है। इसमें ये कि आपने एक डिग्री की, उसकी बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। और इवन जिस फील्ड की दवाई आप बनाना चाहें या जिस फील्ड की तरफ आप रिसोर्सेज देना चाहें वो सब कुछ पॉसिबल है। तो वो दूसरे तीसरे साल के अंदर जॉब पे चले जाते। जैसे मैम आपने भी बताते खुद कहा कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट भी नहीं हुई थी, आगा खान से आपको 1 साल की ट्रेनिंग ऑफर हो गई, और अब जब ट्रेनिंग ऑफर होती तो ऑब्वियसली आप अपनी फंडिंग जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात पे कितनी सदाकत है, सब्सिडी किस बच्चे को मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे शायद आर्ट्स के भी सुनते हो, हमें इस वक्त कॉमर्स के भी सुन रहे हो, कहीं ना कहीं उनके माइंड में शायद ये चीज़ हो कि हमें मिल जाए। क्योंकि जब बच्चा प्री मेडिकल से आता है तो हमें ये माइंड सेट होता है कि यार ये प्री मेडिकल करके आया तो ये बायोलॉजी या BSc ये वो या डी फार्मा में जाएगा, सब कुछ होगा। मगर इंजीनियरिंग के बच्चे भी नहीं आ सकते। मगर मैंने आपसे ही सुना था कि इंजीनियरिंग के बच्चे आ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा खुलासतन बताया कि कौन से बच्चे इसमें आ सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिल जाती है, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक होता है कि यार बच्चे पे इतना खर्चा होगा तो उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मोड आ जाएगा, और क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि दूसरे या तीसरे साल में उनको जॉब मिल जाए। अच्छा, मैंने तो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और उस वक्त भी ये सुना था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़ैबिस क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ये मिथ हमारी सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। 30% सब्सिडी ज़ैबिस प्रोवाइड कर रहा है इफ़ यू गेट द एडमिशन इन BS बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, और 30% इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है, जो कि आप सेव कर सकते हैं इफ़ यू गेट एडमिशन एट ज़ैबिस। BS बायोटेक्नोलॉजी के अलावा
अंडर द फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस हमारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं, BS बायो साइंसेस हैं, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, BS कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, BS पब्लिक हेल्थ है एंड BS न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इन प्रोग्राम्स में भी 30% और 40% फीस सब्सिडी मौजूद है। फिर आपका दूसरा सवाल था कि कौन से स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन एनी प्रोग्राम विच आई मैंशनड, यू कैन इफ़ यू आर प्री मेडिकल स्टूडेंट और यू आर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, या आपने ओ या ए लेवल किया हुआ है तो उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी इनमें से कोई भी कोर्स पास किया हो तो आपको इनमें से सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाएगा। सो फिर बायो साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में नहीं, SABIS की बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जॉब रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी ऑन एवरेज विद इन 3 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट को जॉब मिल जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, बहुत सारे बच्चे आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए और के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, काफ़ी सारे बच्चे अपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। इवन अभी भी काफ़ी सारे जैसे हम HSC की रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शोकेस पे गए थे तो हमने काफ़ी सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स आए थे वो ज़ैबिस के बच्चों के थे और सबसे ज़्यादा स्टॉल ज़ैबिस के थे और आई थिंक 62 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर प्रोजेक्ट्स, यस 100 प्रोजेक्ट्स। अगेन एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, जॉब मार्केट ऑब्वियसली बीइंग वेरी ऑनेस्ट सैचुरेटेड हो चुकी है ना, जॉब कम है, ग्रेजुएट ज़्यादा हैं। ये सवाल स्टूडेंट जब मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें ये कहती हूँ, देखें अगर मैं 10 साल पीछे जाऊँ तो फैमिली में कोई एक शख्स होता था जो अर्न करता था, ठीक है, बाकी फैमिली जो है उस पर रिलाई करती थी। बट अब जब हम आज के 2025 की बात करें तो घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों को अर्न करना है, ठीक है, तो ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, वो आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा, अब बिजनेस माइंडसेट के लिए हमारे माइंड में क्या आता है कि बस स्टूडेंट अगर BBA का ग्रेजुएट होगा तो बिजनेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बिजनेस कर सकते हैं। इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हेमिनॉक्स है। हेमिनॉक्स इज़ अ हेयर फर्टिलाइजर जो कि प्रोफेसर डॉक्टर हमाद अफजल कयानी हु इज़ द HOD ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया, ठीक है, सर का आइडिया था। और इस फर्टिलाइज़र को आप जब क्रॉप पे अप्लाई करेंगे तो उनकी कल्टीवेशन अच्छी होगी और ये कमर्शलाइज हो चुके हैं प्रोडक्ट। इसी तरह से मेरा एक प्रोडक्ट था बायोप्लास्टिक का, जिसका हमने पेटेंट भी फाइल किया हुआ है कि हम कन्वेंशनल प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज़ करें। सो ज़ैबिफ्ट हमेशा से रिसर्च को बहुत प्रमोट करता है, यही वजह है कि मैं ज़ैबिफ्ट में आज मौजूद हूँ। ऑल्दो in between these 4 years I got the offer letter from 2 other private universities but I declined कि नहीं, जो सहूलियात मुझे यहाँ ज़ैबिस में मिल रही हैं, जो यहाँ पे लैब मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मेरी रिसर्च के लिए मुझे चीज़ चाहिए वो लैब में मौजूद है, ठीक है। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट फिर डेफिनेटली मार्केट हो सकती है। वेरी ट्रू। अब अगेन बात यही आती है कि जब आपके पास फैसिलिटेशन सबसे ज़्यादा हो तो आपका स्टूडेंट जब मार्केट में जाता है, काम करता है, तो उस स्टूडेंट की पोटेंशियल नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे कहते हैं ना, यार पढ़ लिया था आपने, थ्योरी कर ली थी, लैब नहीं की थी, मगर सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लैब है तो सही मगर फुली इक्विप्ड है। आप तकरीबन चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि हमने एक सीरीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स की थी जो हमने FM डिजिटल पे की भी, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट यही बताते हैं कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती थी, ये हो जाता था, मगर हमें कभी टीचर्स ने ये नहीं कहा कि नहीं आपने गलत किया तो अब आपको जो लैब नहीं मिलेगी। इवन हमें करेक्ट भी किया जाता था और लैब की प्रैक्टिस के लिए टाइम भी हमारा बढ़ा दिया जाता, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आपके तवस्सुल से ये बात का भी कंफर्मेशन हो रही है कि भाई सिर्फ स्टूडेंट नहीं, टीचर्स भी यहाँ रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छी रिसर्च होती है। एंड ऑरिक के थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स खुद विटनेस किए हैं। इन फ्यूचर जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अगेन स्पेशली मैं कहता हूँ कि गर्लिश फील्ड ज़्यादा है, गर्ल्स हमेशा ड्रीम्स देखती हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। तो अगेन हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिस्कस कर ली हैं, तो मगर मैं आपसे एक वर्डिक्ट लेना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा इस तरह, जैसे आप भी कहीं ना कहीं लाइफ टाइम में आपको वो लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बनी तो सब कुछ मलिया मेट हो गया, जिंदगी के सारे चूर चूर हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा था नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने डॉक्टर भी अपने नाम से लगा दिया है, आप इंडस्ट्री को भी रिसर्च करके दे रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप एकेडमिया में रिसर्च पेपर्स लिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रोल जो वहाँ पर लिमिटेड था, सिर्फ बच्चे को देखना, बेटा जबान निकालो, आंख दिखाओ,
डायग्नोस करना था उससे कहीं गुना ज़्यादा, इवन आप उस चीज़ों पे एंजाइमोलॉजी जैसे आपने बात की, जी। आप बीमारी को कहाँ क्योर करना है, किस लेवल पे क्योर करना है और कैसे क्योर करना है, उस तक की फील्ड तक पहुंच गई हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ब्लेसिंग है। मगर आप इस सब सफ़र के बाद बच्चों को क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं? जिन्होंने भी ये एपिसोड देखा है आई एम श्योर वो मोटिवेटेड तो हो गए होंगे। मैंने अपनी जैसे स्टोरी आपसे शेयर की कि बचपन से यही ख्वाब था कि डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, और वो ख्वाब जो है वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसे सब्जेक्ट का पार्ट बनी जो कि मेरी ऑप्शन लिस्ट में ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। बट आज मेरी उस यूनिवर्सिटी से जो एसोसिएशन है कराची यूनिवर्सिटी से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्रेडिट गोज टू अगेन माई टीचर्स। आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। हम जो ये बात कहते हैं ये टीचर्स उस्ताद रूहानी माँ बाप होते हैं, मैं इस बात पे ईमान रखती हूँ। ठीक है, मेरे लिए मेरे टीचर्स वाकई में मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स ही हैं। एंड स्पेशली डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, ही इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ 3 लोगों पे डिपेंड करती है, मेरी अम्मी, मेरे पापा और सर सुहेल। इन्हें हटा दें तो मैं नहीं हूँ, आप इस तरह से समझें। और इसके अलावा भी बाकी भी जितने टीचर्स हैं, सो आपने अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना है। दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, उसको रहने दें। कोई आपसे कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी करके क्या करोगे, तो आप उसे बताएं कि देखें इस वक्त जो आप खाना खा रहे हैं ना, इस खाने में जो ये फूड प्रोडक्ट यूज हुई है, ये रिसर्च से आई है। आपने जो ये कपड़े पहने हुए, जो क्लॉथिंग, जब लेदर जो है वो ट्रीट हो रहा होता है इंडस्ट्री में, उसके अंदर एंजाइम और बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं। तो आपका वजूद सर से लेके पाँव तक साइंस पे डिपेंड करता है। वेरी ट्रू। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो पीछे एक पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। बीइंग अ टीचर, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रियल टाइम एक्सपीरियंस दूँ। मैं स्टूडेंट्स के विजिट अरेंज करवाती हूँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे सिर्फ जो हम क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने लैब फैसिलिटीज़ की बात की, ज़ैबिस की, तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर टाइम कंप्लीट हो गया लैब का तो स्टूडेंट दोबारा काम नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी थे जो बहुत ही लैब में इंटरेस्ट लेते थे और वो एक एक्सपेरिमेंट 1 नहीं 3 बार परफॉर्म करते थे कि नहीं मेरे जब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा हम वो काम करते रहेंगे। इस वक्त वो 5th सेमेस्टर में इंटर हो रहे हैं स्प्रिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, ज़ैबिफ जो है वो आपको फुली अलाउ करता है कि आपने जितनी देर लैब में काम करना है आप करें। हर इंस्ट्रूमेंट हम स्टूडेंट से यूज़ करवाते हैं। अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, स्टूडेंट को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती कि नहीं ये तो इतना लाखों का सामान है, इतनी महंगी मशीनरी है, स्टूडेंट ने ख़राब कर दी तो। बट ज़ैबिफ आपको फुली परमिशन दे रहे हैं कि जी आएँ, इस्तेमाल करें, काम करें और सीखें। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको अभी भी अर्ज़ किया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और विटनेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में होती है कि जब हमारे सपने कहीं ना कहीं थोड़े से बिखर जाते हैं तो हम मायूसी की तरफ तेज़ी से जा रहे होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जो लोग कहीं ना कहीं मायूस होते हैं ना, वो कभी भी अपने रब के साथ इस तरह की बात ना करें कि वो हमसे राज़ी नहीं, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और आप दिल बर्दाश्ता हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग्स हुई हैं, आप क्रश हुए हैं, कुछ भी हुआ है, आप हुए, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए बेहतर ही चाहता है। तो इस मामले को जब हम देखते हैं, जो दिल बर्दाश्त होते हैं, जिनके दिल टूट जाते हैं या बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग्स उनको फेस करने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए आपका कोई लास्ट मैसेज या कोई आपकी तरफ से उनके लिए गाइडलाइंस? ओके, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अगर आपने एक टेस्ट फेल कर दिया, आप MBBS नहीं कर पाए, तो आप समझ लें कि अब आपने कामयाब होना है। ठीक है, आप उस हार्ट ब्रेक को, डिसअपॉइंटमेंट को अपने लिए सक्सेस की वजह बना दें कि अब मुझे इससे बेहतर जगह के ऊपर पहुंचना है। अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने इतने कीमती टाइम में से, मसरूफियत में से, स्पेशली हमारे ऑडियंस के लिए और फ्यूचर के स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। बहुत अच्छे डिस्कशंस आपके साथ रहे। और इन फ्यूचर जी हाँ व्यूअर्स, आप हमारे ये पॉडकास्ट तो देख रहे होंगे, मगर बैसियत अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तब भी कमेंट्स करें जो आपके माइंड में सवाल हो। इंशाल्लाह हम मैम को दोबारा मदू करेंगे प्रोग्राम में। अगर स्टूडेंट है, अगर आपके पास भी कोई क्यूरी है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बेझिझक होकर जो लिखना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ईमेल करना चाहें तो feedback@zebfm.org पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो भी आपकी क्यूरीज है उसको एंटरटेन किया जाए। अगर आप दोबारा चाहेंगे तो हम मैम को बुलाएंगे और आपके सवालात का
जो जो कहते हैं ना पोस्टमार्टम, वो ज़रूर करेंगे। मैम, एट द एंड ऑफ द शो आपका कोई भी मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को प्राउड होता है कि आज हमारे सपने साकार हुए। थैंक यू सर अतीक फॉर हैविंग मी एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू। और प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं अपनी एक नज़म पढ़ना चाहूँगी जिसका नाम है जब आँख खुली। इस नज़म में मेरी स्कूल लाइफ से लेके मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सबका जिक्र है और आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। तो अर्ज़ है, कुव्वत बनाई, कुव्वत समात और कुव्वत गुफ्तगू से तो नवाजा था मुझे खुदा ने। देखना सुनना बोलना सिखाया मुझे किसी मसीहा ने। आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑब्वियसली वो अपने टीचर्स की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया है, मुझे बात करना सिखाया, मेरी पर्सनैलिटी बनाई है। सो वो मेरे लिए मसीहा हैं मेरी ज़िंदगी के। ओके, तो अब शुरू करते हैं। देखना सुनना बोलना सिखाया मुझे किसी मसीहा ने। एक मसीहा के दुपट्टे का कोना होता था मेरे हाथों में, तो दूसरे मसीहा के हाथों में होता था मेरे लिए खाने का लुक़मा। रियाजी, अंग्रेज़ी, उर्दू के कई सबक पढ़ाए मुझे उन्होंने। वो नन्ही सी गुड़िया इन्हीं हाथों में हो गई काबिल, हर मश्क में कामयाब, हर इम्तिहान में अव्वल। नए रास्ते, मुश्किल इम्तिहान और कड़ा सबक, बिल आखिर गुजर गया वो मुख्तसर वक्त। दिस वॉज द टाइम व्हेन आई पास्ड माई इंटरमीडिएट। ओके, सो अब इससे आगे जो मैं शेर पढ़ना जा रही हूँ वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में है, व्हेन आई एंटर्ड इनटू अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। ओके, फिर मिली मुझे एक मुनफरिद दुनिया, 4 सालों का पड़ाव था मेरा जहाँ। डरी सहमी मैं थी बड़ी, चंद ही लम्हों में मनवा लिया मैंने लोहा अपना। वो हर मसीहा के लब पे नाम मेरा, वो उनके दिलों पे राज मेरा। जैसे कि मैंने पॉडकास्ट के दौरान भी बताया कि बहुत कम टाइम में मैं अपनी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी इन माय अंडरग्रेड। सो ये लाइंस उनके लिए हैं कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छी तरह से पढ़ाया कि मैं आज इस मुकाम पे मौजूद हूँ। इससे आगे जो मैं लाइंस पढ़ूँगी इट वाज फॉर डॉक्टर सुहेल, जिनके साथ मैंने MSc थीसिस, एमफिल थीसिस एंड PhD थीसिस किया। एक लम्हे ने बदल दी फिर मेरी दुनिया, मुझे मिला मेरा मसीहा। वो सिर्फ मेरा मसीहा ना था, वो था मेरी किसी नेकी का बदला। फिर जो की मैंने अपने काम की शुरुआत, फिर ना मैं रुकी और ना ही मैं थकी। साल होते रहे इन 4 सालों में जमा, इल्म तदरीस की रोशन रही ये शमा। मिलते रहे इस कारवां में लोग कई खैरख्वाह, बेहतरीन दोस्त, मुखलिफ रिश्ते और मेरे अपने। वक्त की कमी, मसरूफियात और जुदाई ख़त्म ना कर सकी उनसे मेरी शनासाई। आज भी मेरा राब्ता मेरे टीचर्स से, मेरे कुलीग से और मेरे दोस्तों से मौजूद है। ऑल्दो सब अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत मसरूफ़ हो गए, बट स्टिल आई एम इन कॉन्टैक्ट विद ऑल ऑफ देम और हमारी बेस्ट विशेस एक दूसरे के साथ। आज भी मैं हूँ उनकी और वो हैं मेरे अपने। ज़िंदगी में एक मोड़ फिर यूं भी आया, नए चेहरों ने मुझे अपना मसीहा माना। This was the time when I joined university as a faculty member and started teaching to my students. So अब कल तक मेरे टीचर्स मेरे मसीहा थे और आज मैं खुद एज अ मसीहा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। कोशिश की कि अमली जामा पहना सकूँ मैं, जो सीखा था मैंने अपने मसीहाओं से। आज मेरी जिम्मेदारी है बड़ी, मुस्तकबिल के सितारों की रोशनी है मुझसे जुड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो फिर क्लासरूम टीचिंग नहीं होती, आप उनकी पर्सनैलिटीज़ को बना रहे होते हैं, जैसे कि मेरे टीचर्स ने मेरी पर्सनैलिटी को बनाया है। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ उन्हें कोर्स पढ़ाऊँ बल्कि इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी अपना किरदार अदा कर सकूँ। इससे आगे जो लाइंस हैं ये उस टाइम की हैं जब मुझे अपना प्रमोशन लेटर मिला था और मैं प्रमोट हो गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। तो अर्ज़ यूँ है कि वो जो फिर मिला मुझे
अपनी कामयाबी का परवाना। वक्त गया थम, चुप हो गए मेरे लब, कई सोचों ने घेर लिया मुझे, कामयाब होने के लिए क्या कुछ ना किया मैंने। मेरी जो सक्सेस है वो मुझे ऐसे ही नहीं मिली, मैंने इसके पीछे दिन रात मेहनत की है। और स्टूडेंट्स से भी मैं यही कहूँगी कि स्ट्रगल्स करते रहें, मेहनत करते रहें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको लाइफ में ज़रूर कामयाब करेंगे। इन्हीं एफर्ट्स के ऊपर मैंने अपने लिए कुछ यूँ लिखा, कितनी रातें मैं हूँ जागी और कितनी सुबह मैं ना सोई, और पल पल कितना मैं हूँ रोई। शुक्रिया मेरे सब अपनों का जिन्होंने ना कभी मुझे हारने दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली, जिन्होंने हर कदम पे हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। आखिर में मैं यही कहूँगी, हकीकत तो बिलाखिर है यही, हकीकत तो बिलाखिर है यही, आप सब की बदौलत है रूसा यहाँ, आप सब की बदौलत है रूसा यहाँ। वंस अगैन थैंक यू सो मच।